Hello, dear students and friends. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. और आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस पेपर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 में सॉल्व करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने CBSE का सैम्पल पेपर सॉल्व किया था, आप लोगों ने देखा होगा, और शायद उसका जो मैंने सॉल्यूशन दिया था उसे एंजॉय भी किया होगा। तो इसी तरह से बिल्कुल इजीएस्ट वे में पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इस सैम्पल पेपर का हम लोग करने जा रहे हैं। और दिस सैम्पल पेपर इज़ कम्प्लीटली सिमिलर टू द CBSE सैम्पल पेपर। इसे आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ वीडियो से फास्ट स्पीड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये कंप्लीट सॉल्यूशन पेपर का और पेपर भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन विद द वीडियो कंटेंट। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ सैम्पल प्रैक्टिस पेपर 1। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप इंस्ट्रक्शंस पहले ही पढ़ चुके हैं। किस किस क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 2 marker, क्वेश्चन नंबर 8 to 10 3 marker, and क्वेश्चन नंबर 11 12 13 4 marker, and you will be having internal choice in क्वेश्चन नंबर 7 8 and 12। मैं इस वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फिर से बता देता हूँ कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाएगा, डिफाइन स्टैक, नेम डिफरेंट ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्टैक। स्टैक की डेफिनेशन लिखनी है, जिसमें आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, और इसके अंदर जो एलिमेंट सबसे बाद में इन होता है वो सबसे पहले आउट होता है। इस पर ऑपरेशन, इंसर्शन ऑपरेशन आप जो है वो पुश के थ्रू कर सकते हैं, और डिलीशन ऑपरेशन पॉप के थ्रू कर सकते हैं। यही इतना यहाँ पर लिखा गया है, मेंशन किया गया है, यू कैन सी इट। इट इज़ ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच एंट्री एंड एग्जिट ऑफ डेटा टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एंड ओनली, दैट इज लीफो। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट लास्ट में एंट्री करता है आपके स्टैक में वो फर्स्ट आउट होता है। इस पर वीडियो बनी हुई है, आप स्टैक की वीडियो देख सकते हैं जा करके। यहाँ पर मैंने पुश और पॉप दो ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइन किए हैं कि स्टैक में यू कैन परफॉर्म पुश एंड पॉप ऑपरेशन। सो हम इस पर ज़्यादा टाइम ना देते हुए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शायद ये आपको समझ आ गया होगा। एक्सपेंड द फॉलोइंग। IMAP और URL का फुल फॉर्म लिखना है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और ये मेल वगैरह में यूज़ की जाती है। और URL आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, सबको पता होगा। जो आप एड्रेस बार में कोई भी ईमेल का एड्रेस लिखते हैं, दैट इज़ व्हाट ईमेल का वो URL कहलाता है। डोमेन नेम मतलब किसी भी पेज का जो लोकेशन है वेब सर्वर पर, वो उसकी URL है। जैसे आप लिखते हैं http://cbsc.nic.in स्लैश करके, आप जो है वो इंडेक्स लिखा हुआ है, स्लैश करके कोई सर्कुलर लिखा हुआ है, तो लाइक दैट सर्कुलर तक का उस डेस्टिनेशन पेज तक की जो भी आपका एड्रेस बार में जो भी कंटेंट, जो भी एड्रेस लिखा हुआ है कंप्लीट HTTP से ले करके लास्ट तक, वो सारा ही उसका URL है। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूजेस डैश फ्रीक्वेंसी फॉर शॉर्ट रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, रेडियो, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, कॉस्मिक रेज। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑब्वियसली छोटी रेंजेस के लिए रेडियो वेव्स यहाँ पर होना चाहिए। यू कैन सी द आंसर, रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है रिमोट वगैरह में। आप रिमोट से TV वगैरह चलाते हैं तो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ होती है। व्हाट आर कॉमन इन, अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 2 मार्क्स का देखिए। व्हाट आर कमेंट्स इन MySQL एंड इट्स टाइप्स, हाउ इज इट रिटन इन MySQL। कमेंट्स क्या होती हैं बेटा, आपने MySQL में कमेंट्स हैश पर लिखा होगा, ट्रिपल कोट पर लिखा होगा, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिमिलर वे इन MySQL also there are two types of comments for describing the steps of programming, steps of commands,
तो उसके लिए दो तरह की कमेंट्स हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट। हाँ, ये यहाँ पर MySQL में सिंगल लाइन कमेंट हैश पर लिख सकते हो या डैश डैश सिंबल पर आप लिख सकते हैं। आइए हम लोग इसे देख लेते हैं आंसर। ये कमेंट्स है, कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। इसको सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं करता, MySQL एग्जीक्यूट नहीं करता, पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करता। विजुअल बेसिक में कमेंट लिखोगे तो विजुअल बेसिक उसे एग्जीक्यूट नहीं करता। दैट इज जस्ट मेंट फॉर द प्रोग्रामर पर्पज ओनली, just to describe the lines of the programming. It enables the user to understand the description about MySQL command programming logic. That is, it enhances the understandability of the programmer's database administrator. ठीक है, दो तरह की कमेंट्स हैं। सिंगल लाइन कमेंट को लिखने के लिए हैश सिंबल या डैश डैश का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए आप स्लैश और स्टार लगाइए, उसके बाद पूरी कमेंट्स लिखते जाइए, नेक्स्ट लाइन में एंटर करके आ जाइए, नेक्स्ट लाइन में एंटर करके आ जाइए। इसे क्लोज करेंगे स्टार स्लैश के साथ। तो दिस इज सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। आइए हम लोग फटाफट चौथा क्वेश्चन करते हैं। और मेंशन द होस्ट नेम एंड यूजर नेम विच आर सेट बाय डिफॉल्ट while using mysql.connector.connect function। mysql.connector.connect फंक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो यूज़र आईडी है वो रूट होता है, और सर्वर का नाम लोकल होस्ट होता है, यानी होस्ट का नाम जो है लोकल होस्ट होता है, और यूज़र नेम रूट होता है। फेच ऑल फंक्शन क्या करता है? फेच ऑल जो है रिजल्ट सेट के सभी रिकॉर्ड्स को फेच करता है इन द फॉर्म ऑफ टपल्स। ठीक है, टपल्स के फॉर्म में सभी रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर लेता है रिजल्ट सेट में से। फेच ऑल फंक्शन रिट्रीव्स ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द रिजल्ट सेट एंड रिटर्न्स देम एज टपल्स। इट रिटर्न्स नन इफ देयर इज नो रिकॉर्ड टू फेच। रिजल्ट सेट में कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो नन रिटर्न करेगा, अदरवाइज सभी रिकॉर्ड्स को क्या करेगा? ये टपल्स के फॉर्म में रिटर्न करता है। कौन सा मेथड? फेच ऑल मेथड, राइट। इसे आप याद कर लीजिएगा, कनेक्टिविटी वाले चैप्टर का है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक टेबल दी हुई है फीस, जिसमें फील्ड्स FID है, फीस का ID है, नेम है, डेट ऑफ डिपॉजिट है, फीस अमाउंट है, क्लास है। तो इन बच्चों ने जिनका ये कोड है, आप स्टूडेंट ID समझ सकते हैं, फीस ID समझ सकते हैं, और इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका आउटपुट बताना है। सेलेक्ट सम ऑफ फीस अमाउंट फ्रॉम फीस वेयर FID इज इक्वल टू 2380। अब 2380 तो ये है आपका FID, और इसका ये सम ऑफ फीस अमाउंट ग्रेटर देन कह रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2380। तो 2380 से ग्रेटर कौन से हैं आप देख लीजिए, 2387 है, और इक्वल टू 2380 है, यानी कि इन दोनों का रिकॉर्ड्स, इन दोनों का जो फी अमाउंट है वो प्लस होने जा रहा है। दैट मीन्स 15,000 प्लस 12,000, दैट इज 27,000। यू कैन सी द आंसर। और इस तरह से टेबुलर फॉर्म में आप लोग आउटपुट लिखें। मैं देखता हूँ आंसर जब आप लिखते हैं तो सीधा 27,000 लिख देते हैं, नहीं। और जब आप SQL में इसी को करते हैं तो SQL में आप जानते हो कुछ अलग आता है। कैसे आता है आपका आउटपुट? इस तरह से टेबुलर फॉर्म में आता है। तो वाई नॉट टू राइट द आउटपुट इन द टेबुलर फॉर्म? दैट इज बेटर आइडिया टू गिव द इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर। ठीक है, एग्जामिनर इन चीज़ों से खुश होता है आपके, और अच्छे मार्क्स जहाँ पर डिडक्शन होना होता है वहाँ पर हो सकता है कि एग्जामिनर खुश होकर के अच्छे मार्क्स आपको दे दे और डिडक्ट कम से कम करे। तो ये सब आइडियाज़ हैं जिसके थ्रू आप यू कैन गेट बेटर मार्क्स। तो इसे आप इन प्लेस ऑफ जस्ट राइटिंग 27,000 ट्राई टू राइट द आउटपुट इन टेबुलर फॉर्म लाइक दिस। इट इज़ माई आइडिया। सेलेक्ट मिन डेट ऑफ डिपॉजिट कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम फीस। मिनिमम डेट ऑफ डिपॉजिट और काउंट स्टार। काउंट स्टार क्या करेगा? ये टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट कर लेगा। 1 2 3 4 5 6, हेडर लाइन छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर टोटल 6 रिकॉर्ड हैं। काउंट स्टार विल गिव 6। मिनिमम डेट ऑफ डिपॉजिट आप देख लीजिए। डेट ऑफ डिपॉजिट की कौन सी डेट सबसे कम है आपकी? ये देखिए 30/12/2016। दिस इज़ द लीस्ट डेट। दैट मीन्स आपका आंसर होना चाहिए कुछ इस तरह से। यहाँ देखिए 30/12/2016 और 6 रिकॉर्ड यहाँ आ रहे हैं।
नाउ वी कम टू पार्ट सी। ये सभी एक एक नंबर के, 2 नंबर का है ये, तो इसमें देखिए कितने 4 पार्ट दे दिए गए हैं, और चारों पार्ट का जो आउटपुट है यानी हाफ हाफ मार्क्स का आउटपुट आपका है। नाउ यहाँ देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये फीस वेयर फीस अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 एंड नेम लाइक A%। सबसे पहले ये फिल्टर देखिए, जिसका फीस अमाउंट 25,000 या 25,000 से बड़ा है। तो 25,000 से बड़ा एक तो ये है और एक ये है, बाकी तो नहीं, बाकी एक ये है। अब इसमें से दूसरा फिल्टर क्या लगा, जिसका नाम A%। लाइक A% मीन्स ए से स्टार्ट होता हो। जरा देखिए, इसमें अदिति का नाम ए से है, अमन, ये वाला आपका आ जाएगा। ये आर से है, ये नहीं आएगा, अनु का आ जाएगा। यानी अमन और अनु के 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो ए से, जिसके नाम की बिगनिंग है, एंड फी अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट डू यू से, इट इज 25,000। तो योर आंसर विल लुक लाइक दिस। यहाँ पर अमन और अनु के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। स्टार का मतलब ऑल कॉलम्स विल बी डिस्प्लेड, राइट। सेलेक्ट नेम डेट ऑफ डिपॉजिट। हाँ, एक चीज़ बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, मैं बता दूं आपको, कि सेलेक्ट स्टार भी लिख देते हैं और कॉलम के नाम भी लिख देते हैं। दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर आप स्टार लिख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर रेफरिंग ऑल कॉलम्स टू बी डिस्प्लेड इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। अगर आप कॉलम्स की लिस्ट दे रहे हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, तो स्टार नहीं आना चाहिए, रिमेंबर। सेलेक्ट नेम कॉमा डेट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम फीस वेयर क्लास नॉट इक्वल टू 12th एंड फी अमाउंट ग्रेटर देन 40,000। जिसका फी अमाउंट ग्रेटर देन 40,000 है, यहाँ पर किसी का है भाई 40,000। यस, 2 अमाउंट ऐसे हैं जो 40,000 से ऊपर हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो क्लास 12th ई का होना चाहिए। आइए देखते हैं हम ये किस क्लास के हैं। तो एक तो ये 25,000 से बड़ा है, 40,000 से बड़ा है, बट ये 12th ए का है। ये भी बड़ा है 40,000 से, ये भी 12th ए का है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉट 12th ई, तो ऑब्वियसली 12th ए वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले होने चाहिए। तो इन दैट वे इफ़ आई हाईलाइट इट, अमन और राधा ये दो हैं जिनका नेम और डेट ऑफ डिपॉजिट आ रहा है, अमन और राधा। अमन ये पहला है, whose fee amount is greater than equal to 40,000, and Radha is also in the same category, fee amount greater than 40,000, but class is not 12th E, they are in class 12th A, so not 12th is true, 12th E is true। तो यहाँ पर 12th E नहीं है, 40,000 से ज़्यादा है। ये 2 रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले हो रहे हैं, जिसका नाम और डेट ऑफ डिपॉजिट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। हमेशा याद रखिए कि डेट ऑफ डिपॉजिट को YYYY-MM-DD के फॉर्मेट में लिखिए, और यहाँ पर आप डैश की जगह स्लैश लगा सकते हैं, बट फॉर्मेट यही होना चाहिए, YYYY स्लैश या डैश MM स्लैश या डैश DD, रिमेंबर। नाउ अनदर कमांड हियर इज 6th question, 2 marker. Which command is used to view the list of databases on the MySQL server? MySQL में databases की list देखने के लिए show databases command होती है, आपको पता होगा अच्छी तरह से। Very easy command it is, show databases. Then here what is the difference between inner join and outer join? एक एक point आपको देना है। तो इनर ज्वाइन में क्या होता है बेटा, मैचिंग रिकॉर्ड्स दोनों रिलेटेड टेबल्स से आते हैं, और आउटर ज्वाइन में नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स भी डिस्प्ले हो किए जा सकते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन के थ्रू। तो यही चीज़ यहाँ पर इनर आउटर ज्वाइन में यहाँ पर डिफरेंस लिखा हुआ है। इट रिटर्न्स ओनली द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग टेबल, इट यूजेज ज्वाइन एंड इनर ज्वाइन क्लॉज। ठीक है, यहाँ पर इट रिटर्न्स द मैचिंग एज वेल एज नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग टेबल। लेफ्ट आउटर ज्वाइन से लेफ्ट वाली टेबल के सभी रिकॉर्ड्स आते हैं, राइट के नहीं आते हैं। इसमें राइट आउटर ज्वाइन में राइट साइड वाली टेबल के सभी रिकॉर्ड्स आते हैं, लेफ्ट के करस्पॉन्डिंग में नल आ जाता है। फुल आउटर ज्वाइन में दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होते हैं। ये आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा, एसक्यूएल में आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं प्रैक्टिकली करके दिखा सकूं, बिकॉज इट विल टेक लॉन्ग टू कंप्लीट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेपर। ठीक है, तो आप चैनल पर जाइए, ज्वाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वहाँ पर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ज्वाइन से रिलेटेड वीडियो बनी हुई है, बाकी प्रैक्टिस आपको अपने बुक से करना पड़ेगा, एक्सरसाइजेस से करना पड़ेगा, सैम्पल पेपर से करना पड़ेगा। वो आपके ऊपर है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं।
साथ में आपको सैम्पल पेपर दिया जा रहा है। इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए गए लिंक से आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोबारा। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 बेटा अभी आपका ये 2 मार्कर ही चल रहा है और सेक्शन बी से 3 मार्कर चालू होगा। यहाँ पर नंबर लिखना मिस हो गया है, 2 मार्कर है ये भी। एक टेबल फैकल्टी दी गई जिसमें फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, हायर डेट एंड सैलरी दी हुई है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इसमें ज़्यादातर आपका डिग्री, कार्डिनलिटी, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, कई बार प्रैक्टिकली टेबल में से आपको प्राइमरी की, फॉरेन की और कैंडिडेट की आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जा सकता है। नाउ here you can identify the degree and cardinality of the table। आपको पता है डिग्री क्या होता है? यस, डिग्री होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। एक कॉलम है, 2 कॉलम है, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और 5वां कॉलम। एक कॉलम ये हो गया आपका, एक कॉलम ये हो गया। इसी तरह से ये सभी कॉलम्स हैं। कितने कॉलम हैं आपके? 1 2 3 4 5। तो डिग्री हो गई 5। कार्डिनलिटी में आपकी ये पूरी रो आएगी, हेडिंग वाली रो, तो उसे छोड़ देना है आपको। 5 रो हैं। इस तरह से आप देखें ये 101 से लेके 105 तक, इसलिए इसकी कार्डिनलिटी हो गई 5। लेकिन इसका उल्टा आप मत लिख दीजिएगा। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज एंड डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। नाउ विच फील्ड शुड बी मेड एज प्राइमरी की? जस्टिफाई योर आंसर। बहुत क्लियर है, देखिए यहाँ पर प्राइमरी की आपका कौन सा है? FID होना चाहिए। सभी के लिए यूनिक वैल्यू है हर रो के लिए, और ये नल भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये प्राइमरी की है। हालांकि कॉन्टैक्ट नंबर अगर यूनिक हो तो ये भी प्राइमरी की बन सकता है। बट अगर आईडी दिया हुआ है तो आईडी इज द, यू हैव टू गिव द फर्स्ट इंपॉर्टेंस टू द आईडी ओनली इफ इट इज फाउंड यूनिक एंड नॉट नल। तो ये आपका इसमें FID इज द प्राइमरी की सिंस इट इज हैविंग यूनिक वैल्यू एंड there is not null value given. It is uniquely identifying each record of the table and having not null values, right? इतना भी मैंने ऐड कर दिया इसमें। आफ्टर दैट वी कम टू, इसमें आपको चॉइस मिल रही 7वें क्वेश्चन में, आप देख लीजिए। आइडेंटिफाई द कैंडिडेट की फ्रॉम द टेबल फैकल्टी। फैकल्टी में भाई बताइए कैंडिडेट की कौन सी है? प्राइमरी की जगह लेने वाली और कौन सी ऐसी कीज़ हैं जो कैंडिडेट की हो सकती हैं? आप कॉन्टैक्ट नंबर आसानी से देख रहे हैं, सभी का यूनिक है, अलग है, इसलिए कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है? कैंडिडेट की हो सकता है। ठीक है। द कॉलम और सेट ऑफ कॉलम विच इज suitable for the post of primary key which can become primary key is known as candidate key, right? Define foreign key, foreign key की definition लिखनी है। Any column or set of columns that can that is present in the current table but working as a primary key in some other table is known as foreign key। A field or set of field, column को हम field भी कहते हैं, आपको पता होगा। present in the current table and defined as primary key in some other table or related table is known as foreign key। इस तरह से 2 मार्कर क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। सेक्शन बी आपका शुरू हो जाता है 3 मार्कर क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो 8वां है यहाँ पर, ये आपका स्टैक से रिलेटेड है। तो स्टैक में पहले क्या कह रहा है भाई कि एक बुक कोड नाम की एक डिक्शनरी है बुक के नाम की। बुक कोड हटा देता हूँ मैं, यहाँ से बुक कोड हटा देता हूँ। डिक्शनरी का नाम मैंने बुक रखा हुआ है। तो इस डिक्शनरी में क्या है कि कॉस्ट जो है एज ए की है और उसका सॉरी बुक कोड एज की है, बिल्कुल सही है। बुक कोड, रवीना हैज़ क्रिएटेड ए डिक्शनरी बुक, यहाँ पर मैं डिक्शनरी का नाम बुक कर देता हूँ। containing book code and cost as key value pair of 5 books of a public library। यहाँ पर जो बुक कोड है वो क्या है? की है। यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, बुक कोड एज की, कैपिटल में हो गया, सॉरी, एज की एंड कॉस्ट एज वैल्यू, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में दिया जा रहा है।
कॉस्ट एज वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। और 5 बुक्स of a public library. Write a program with separate user defined function to perform the following operation. Push the key. बुक में आपको जो की है वो बुक कोड आपको पुश करना है ऑफ द डिक्शनरी इनटू द स्टैक। कब? वेयर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ कॉस्ट इज लेस देन 1000। अब देखिए ये बुक नाम की डिक्शनरी है जिसके अंदर अगर इसकी वैल्यू, इसकी कॉस्ट जो है वो 1000 से कम है तो उसका जो की है दैट शुड बी इंसर्टेड इनटू द स्टैक और फिर उसे पॉपअप करके डिस्प्ले करना है। तो यहाँ देख लीजिए कि अगर ये मेरी डिक्शनरी है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज़ द डिक्शनरी, तो इसमें मेरा 300 वाली कॉस्ट जो है 1000 से कम है, इसलिए ये पॉप हो जाएगा। पॉप जो लास्ट में इन होगा वो पहले पॉपअप होगा, तो ये B005 पॉपअप हो गया। और इसी तरह से यहाँ पर B004 आपके स्टैक में चला जाएगा और B002 चला जाएगा। और वैसे पहले क्या इन हुआ था आपको पता होगा कि सबसे पहले इसमें इधर से चेक करता हुआ जाएगा। B002 की कॉस्ट 1000 से कम है तो वो स्टैक में इंसर्ट की गई होगी। फिर इसके बाद B004 इंसर्ट की गई होगी, फिर B005 इंसर्ट की गई होगी। लेकिन जब आप पॉपअप करेंगे और प्रिंट करेंगे तो पहले B005 पॉप आउट होगा, फिर B004 पॉप आउट होगा, फिर B002 पॉप आउट होगा। तो योर आउटपुट विल अपीयर लाइक दिस। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं ये आपकी कोडिंग कैसे की गई है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ तक है। सबसे पहले आपकी ये डिक्शनरी है, इसमें पुश फंक्शन डिफाइन किया गया, स्टैक यानी कि लिस्ट, और उसमें क्या आपको पॉप पुश करना है। अपेंड फंक्शन के थ्रू आप पुश कर सकते हैं। पॉप करने के लिए इसमें आपका जो स्टैक है एज ए पैरामीटर है। अगर स्टैक में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, यानी लिस्ट डिक्शनरी एम्प्टी है, तो एम्प्टी नहीं है, ठीक है ना, एस नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो वो रिटर्न करेगा एस डॉट पॉप। एस डॉट पॉप का मतलब लिस्ट में पॉप फंक्शन आप यूज़ करते हैं तो लास्ट एलिमेंट आउट हो जाता है। और अदरवाइज रिटर्न्स नन, अगर वो खाली है तो नन रिटर्न कर देगा। यहाँ पर देखिए st एक लिस्ट डिफाइन कर दी गई, स्टैक डिफाइन कर दिया गया। और के इन बुक्स, बुक एक डिक्शनरी है, के उसकी की आ जाएगी इसमें। और बुक ऑफ के इसकी वैल्यू को टेस्ट कर रहा है। इफ़ इट इज़ लेस देन 1000, यहाँ 1000 आना चाहिए, तो क्या करेगा, पुश मेथड में क्या करेगा, स्टैक में के को इन कर देगा, इंसर्ट कर देगा। इसी तरह से ये क्या करता रहेगा, जहाँ जहाँ पर उसको वैल्यू जो है किसी भी डिक्शनरी की वैल्यू पेयर में इफ़ इट इज़ फाउंड लेस देन 1000, तो क्या करेगा वो स्टैक में पुश कर देगा के को, के मीन्स की को। और उसको फिर रिट्रीव करने के लिए ये इतना लॉजिक है, आपको पता होगा, वाइल ट्रू इफ़ स्टैक इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन उसे पॉप करके और एक स्पेस के साथ प्रिंटिंग कर दी जाएगी, एल्स ब्रेक कर दिया जाएगा। अगर इसे आपको देखना है रन करा करके, तो ये सेम प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं रन करा के दिखा देता हूँ। आप देखिए क्या रिजल्ट आता है। B005, B004, B002 इज़ द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। B005 क्योंकि इसकी कॉस्ट लेस देन 1000 है, B004 इट्स कॉस्ट इज ऑल्सो लेस देन 1000, देन B002 इट्स कॉस्ट इज ऑल्सो लेस देन 1000। तो आपकी यहाँ पर जो आउटपुट है इस तरह से आ रहा है, राइट। इसमें और करके एक ऑप्शन दिया गया है, आपको एक चॉइस दी गई है। चॉइस में क्या है कि ये एक लिस्ट दी गई है, दिस इज ए लिस्ट। इस लिस्ट में कह रहा है इसे ट्रैवर्स करके और स्टैक में पुश करना है ओनली प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर इसमें है उन्हें ही पुश करना है। तो आप देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर 13 पुश होगी पहले, फिर 11 पुश हो जाएगी, फिर 79 पुश हो जाएगी, फिर 35 पुश हो जाएगी, सॉरी 23 पुश हो जाएगी। जब आप पॉपिंग करेंगे तो पहले क्या निकलेगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, 23 आउट हो जाएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा। 79 विल कम आउट, आंसर इज हियर। 11 इज कम आउट, यहाँ पर आपका प्रिंट हो गया, एंड 13 इज पॉप आउट, सो लास्ट आंसर इज 13, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
इसके लिए भी सिमिलर लॉजिक, सिमिलर प्रोग्राम है ऑलमोस्ट, जहाँ पर आप प्राइम नंबर की टेस्टिंग कर रहे हैं वहाँ पर, बस दैट्स इट। खाली ये इतना डिफरेंस है, मेन लॉजिक में आपने प्राइम नंबर की टेस्टिंग कर दिया है, दैट्स इट। इसे आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देख लीजिए। ये पुश मेथड उसी तरह से, पॉप मेथड उसी तरह से है। यहाँ पर आप आगे देखिए, एक स्टैक डिफाइन किया गया, लिस्ट डिफाइन की गई फॉर के इन एन। तो एन मीन्स लिस्ट है, एन मीन्स यहाँ पर लिस्ट है। लिस्ट के सभी एलिमेंट्स बारी बारी से के में आएंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लॉजिक आपका इसका है, प्राइम नंबर का लॉजिक है। प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। गो एंड वॉच माय वीडियोस, प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स आपके वीडियोस के फॉर्म में कन्वर्ट किए गए हैं प्राइम नंबर्स का, वहाँ से आप देख सकते हो, आपकी बुक में वो भी होगा, कभी आपने किया होगा। अगर ये फैक्टोरियल इक्वल टू 2 है तो आपका ये पुश कर दिया जा रहा है स्टैक में, और फिर स्टैक की पूरी प्रिंटिंग कर दी जा रही है एक एक एलिमेंट को पॉप करके। तो इसको आप रन करा के देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। आपके लिए ये प्रोग्राम मैंने रेडी करके रखा हुआ है, सेम प्रोग्राम है, यहाँ पर लिखा हुआ, रन करा दिया मैंने, देखिए। तो ये आ गया 237911, नहीं ये आपका डिक्शनरी वाला प्रोग्राम आ रहा है, प्राइम वाला प्रोग्राम आपको रन कराना है ये प्राइम नंबर के लिए। यस, 23 प्राइम नंबर है, 79 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है और 13 प्राइम नंबर है। ये आपकी प्राइम नंबर से, यहाँ से आप लिस्ट से चेक कीजिए। 23 पॉप आउट हुआ, 79 पॉप आउट हुआ, फिर 11 पॉप आउट हुआ और 13 पॉप आउट हो गया। तो दिस इज़ द प्रोग्राम कम्प्लीटली परफेक्टली वर्किंग। सारा टेस्ट करके मैं इस वीडियो में प्रोग्राम डाला हूँ, कोई ये ऐसा नहीं है कि कोई प्रोग्राम जो है बिना टेस्ट किए हुए डाला गया है, राइट। आप देखिए ये 9th क्वेश्चन, अ टेबल आइटम हैज़ बीन क्रिएटेड इन अ डेटाबेस विद द फॉलोइंग फील्ड्स, आइटम कोड, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस। ये 4 कॉलम के साथ एक टेबल आइटम क्रिएट की गई है। आपसे पूछा जा रहा है, गिव द एसक्यूएल कमांड टू चेंज द साइज ऑफ प्राइस कॉलम एज डबल टाइप एंड साइज 8,2 इन द आइटम टेबल। आइटम टेबल में ये जो प्राइस कॉलम है इसका कुछ भी साइज रहा हो, कुछ भी टाइप जो भी रहा हो न्यूमेरिक, तो उसको चेंज करना है, डाटा टाइप डबल कर देना है और साइज 8,2 कर देना है, राइट। तो ऑब्वियसली आप क्या करने जा रहे हैं, टेबल के स्ट्रक्चर में कॉलम की डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो ऑल्टर टेबल कमांड का आप इस्तेमाल करेंगे इसमें, यू हैव टू यूज ऑल्टर टेबल कमांड। कमांड विल बी ऑल्टर टेबल आइटम मॉडिफाई क्लॉज कब यूज करते हैं, किसी कॉलम की डेफिनेशन में अगर कुछ चेंज करना है, दैट मीन्स डेटा टाइप में चेंज करना हो या साइज में चेंज करना हो या इसके साथ लगे हुए कंस्ट्रेंट में चेंज करना हो। तो ऑल्टर टेबल आइटम मॉडिफाई प्राइस कॉलम का नाम हो गया, उसका डेटा टाइप डबल, देन लेटेस्ट साइज इज 8,2। सो दिस इज द कमांड फॉर दिस। नेम 2 DDL एंड 2 DML कमांड्स। 2 DDL और DML कमांड्स आपको पता होंगी। DDL कमांड्स क्या होता है बेटा, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल। और DML कमांड्स होती है सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इसमें से कोई दो कमांड आप लिख सकते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं हम लोग। Sunita has to create a database named stock in MySQL. She now needs to create a table named items in the database to store the records of various items in the stock. अब सुनीता ने जो है स्टॉक मेंटेन करती है, एक डेटाबेस बनाया है स्टॉक का और उसके अंदर एक टेबल बनानी है, आइटम्स का स्टॉक मेंटेन करना है। तो टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने दिया हुआ है। इस टेबल को क्या करना है, हेल्प हर टू कंप्लीट द टास्क बाय सजेस्टिंग अप्रोप्रिएट एसक्यूएल कमांड। तो सबसे पहले सुनीता को क्या करना पड़ेगा, एक डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। डाटाबेस का नाम दिया हुआ है स्टॉक, क्रिएट डाटाबेस स्टॉक लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्रिएट डाटाबेस स्टॉक लिखने के बाद सुनीता को करना पड़ेगा, यहाँ यूज़ भी करना पड़ता है, ये मिस कर गया हूँ मैं, यहाँ पर उसे यूज़ भी करना पड़ेगा, यूज़ स्टॉक सेमीकोलन। तो मैंने यहाँ पर यूज़ स्टॉक सेमीकोलन लिख दिया और उसके बाद टेबल क्रिएशन की ये कमांड नीचे लिख दी गई है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट में सेम कर देता हूँ, यूज़ स्टॉक एंड ये हो गया। क्रिएट टेबल आइटम्स ब्रैकेट स्टार्ट, आइटम नंबर, int 4 डेटा टाइप, प्राइमरी की, कॉमा,
अब दूसरे कॉलम की डेफिनेशन, आइटम नेम, आई नेम वेयर के 30, नॉट नल स्पेस यूनिक। दो कंस्टेंट लगे, एक तो नॉट नल लगा हुआ है, एक यूनिक भी लगा है, यानी कि हर आइटम का नाम यूनिक है और नल भी उसमें आप नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पर नॉट नल के बाद कॉमा नहीं लगाना है यूनिक के बीच में, नॉट नल स्पेस यूनिक। दो कंस्टेंट लगाने हैं एक साथ तो आप स्पेस के साथ लगाएंगे। अनदर कॉलम इज क्वांटिटी इंटीजर, क्वांटिटी इंटीजर आपने लिख दिया, कॉमा। कॉस्ट पर आइटम 77,2, कॉस्ट पर आइटम, यहाँ पर कॉमा, हर कॉलम की डेफिनेशन कंप्लीट होने पर कॉमा लगेगा। कॉस्ट पर आइटम डबल ब्रैकेट में 7,2, यहाँ 7,2 का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, 5 डिजिट बिफोर डेसिमल एंड 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो ये टोटल 5 + 2 7 यहाँ पर दिया हुआ है, कॉमा लग गया। उसके बाद परचेज डेट, स्पेस दे करके, इसका डेटा टाइप डेट है, डेट में ब्रैकेट में साइज नहीं होता है। उसके बाद ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ है, दिस हैज़ बीन क्लोज्ड एंड देन सेमी कॉलन। तो these are the commands that can help out to Sunita to create the database as well as table both। ये इतनी कमेंट्स के लिए। तो दिस इज 3 मार्कर क्वेश्चन, 3 कमेंट्स हो गए, 1 2 3 कमेंट, 3 नंबर आपको मिलना चाहिए इसमें। सिमिलरली वी गो टू क्वेश्चन नंबर 11। अभी सेक्शन सी आ जाता है, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, 11 12 एंड 13। आपको 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, यहाँ से देखते हैं हम लोग। एक ये टेबल दी हुई है, फटाफट इसे ऑब्जर्व कर लीजिए। स्टूडेंट के नाम का स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, प्रोजेक्ट आईडी एंड फीस। हर बच्चे को प्रोजेक्ट असाइन किया गया है, P002 P001। ये कहाँ से आएगा? प्रोजेक्ट नाम की एक टेबल और है जिसमें प्रोजेक्ट आईडी और उसका कंप्लीट प्रोजेक्ट का नाम है। नाउ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड टू डिस्प्ले द टोटल फीस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स क्लास वाइज। सभी स्टूडेंट्स की फीस क्लास वाइज आपको निकालनी है, टोटल करनी है। क्लास वाइज का मतलब 12th ई के सभी फीस अलग आनी चाहिए, 12th एफ की अलग आनी चाहिए, समरी आनी चाहिए। तो आप ज़रूर इसमें ग्रुप बाय क्लॉज लगाएंगे। ग्रुप बाय क्लॉज किस पर लगाएंगे? क्लास पर लगाएंगे, क्योंकि क्लास वाइज जो है वो टोटल फीस के लिए आप एग्रीगेट फंक्शन सम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से आप देखिए, जस्ट सी द कमांड, सेलेक्ट क्लास सम ऑफ सैलरी नहीं भाई, सम ऑफ फीस है, सम ऑफ फीस। तो ये आपका हो गया सम ऑफ फीस। एक कैपिटल में ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं। ऑल दो माई एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव, राइट। फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास, तो क्लास पर ग्रुप बना दिया। अच्छा, एक चीज़ और, ये जिस पर ग्रुप बनाए उसे ज़रूर यहाँ सेलेक्ट कर दें, चाहे पूछा जाए ना पूछा जाए। इसकी वजह से क्या होता है कि ग्रुप्स का पता नहीं चलता है। तो क्लास के सामने उसका टोटल फीस है, 12th ई का क्या टोटल फीस है, उसके बाद 12th एफ के सामने उसकी टोटल फीस आ जाएगी, पता चल जाएगा। टू डिस्प्ले स्टूडेंट नेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्ट नेम हुज फीस इज नॉट एग्जेम्प्टेड, जिसकी फीस एग्जेम्प्टेड नहीं है, इसका मतलब जिसकी फीस नॉट नल है, मतलब 1 2 3 4 इनकी आनी चाहिए, इसका रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए। तो व्हाट इज टू बी डिस्प्लेड? डिस्प्ले स्टूडेंट नेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्ट। अब देखिए, यहाँ प्रोजेक्ट तो यहाँ पर है, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम यहाँ पर है और फीस यहाँ पर है। इन दोनों को आपको डिस्प्ले कराना है जिसकी फीस नॉट नल हो। तो इसके लिए आपको दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसमें हम इक्वी ज्वाइन का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। सेलेक्ट एस नेम, स्टूडेंट नेम आ गया वहाँ ऊपर से, स्टूडेंट नेम पहली टेबल से, प्रोजेक्ट नेम दूसरी टेबल से। जो जो डिस्प्ले करना है वो सेलेक्ट में लिख लो। फ्रॉम में 2 टेबल आप रेफर करेंगे, फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा प्रोजेक्ट, क्योंकि दोनों टेबल में आपको ज्वाइनिंग करना है। ज्वाइनिंग करने के लिए आप कॉमन कॉलम देखिए, कॉमन कॉलम यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी है, यहाँ भी प्रोजेक्ट आईडी है। प्रोजेक्ट आईडी पर इक्वी ज्वाइन कर दीजिए, वेयर स्टूडेंट डॉट प्रोजेक्ट आईडी इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट प्रोजेक्ट आईडी। ज्वाइनिंग कैसे की जाती है? इस तरह से, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। ये कॉमन कॉलम होगा दोनों में, जिसके थ्रू इक्वी ज्वाइन बनेगी। दोनों टेबल ज्वाइन, एक बार दोनों टेबल ज्वाइन हो जाती हैं तो आप दोनों टेबल से कोई भी कॉलम सेलेक्ट में रिट्रीव कर सकते हैं। इसके बाद एडिशनल कंडीशंस है, तो एंड के साथ फीस इज नॉट नल आपने इसमें ऐड कर दिया। दिस इज एडिशनल कंडीशन इज एडेड विद ज्वाइन कंडीशन, लेकिन पहले ज्वाइन कंडीशन आ जानी चाहिए, राइट।
तो इस तरह से यू विल बी हैविंग स्टूडेंट नेम एंड करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्ट नेम। दैट मीन्स स्मिता, स्मिता के सामने P002 का नाम आ जाएगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट। रमा के सामने आ जाएगा जो भी क्वेरी रिजल्ट आएगा P001 का मतलब पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। स्मिता लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, रमा पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे दो कॉलम्स में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। Now, to display the name of student, class and fees of those students whose fees is in the range of 5,000 and 10,000, arrange the output in descending order of fees. Descending order में करना है, order by भी यूज़ करना है। एक कंडीशन है फीस 5,000 से 10,000 के बीच में होनी चाहिए, तो आप बिटवीन का भी यूज़ कर सकते हैं, या उसका दूसरा तरीका भी है ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू करके। सेलेक्ट क्या करना है, नेम ऑफ स्टूडेंट, एस नेम, क्लास और फीस, ये तीन कॉलम सेलेक्ट करने हैं। तो लेट अस सी द कमांड। Command is before you. Select S name, comma, class, comma, fees from student where fees between 5,000 and 10,000. Order by fees DESC. Descending order में करना है तो you must write DESC. अगर ascending में करना है तो you can write ASC और you can ignore ASC writing. तो अपने आप ascending order में by default होता है। यहाँ between अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो fee greater than equal to 5,000 and fee less than equal to 10,000 भी कर सकते हो। To display total number of unique classes and total number of students. Total number of unique classes का मतलब क्या हुआ भाई? Total number of unique classes का मतलब हुआ 12th E और 12th F दो क्लास हैं, यहाँ पर दो आना चाहिए इसके अगेंस्ट। और दूसरा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब हो गया कि कितनी रो है, 1 2 3 4 5, तो ये तो काउंट स्टार से आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट स्टार से आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ यूनिक क्लासेस किससे आएंगी? यूनिक क्लासेस का मतलब डिस्टिंक्ट क्लास, और उसे भी काउंट कर लेना है, डिस्टिंक्ट क्लास को भी काउंट कर लेना है। डिस्टिंक्ट क्लास क्या करता है? यूनिक क्लासेस को इंडिकेट करता है। सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट क्लास, ये देख लीजिए, एज करके मैंने एलियस लगा दिया, कॉलम हेडिंग बदल दी, नंबर ऑफ यूनिक क्लासेस, कॉमा, काउंट स्टार, एज करके इसकी हेडिंग बदल दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से कई बच्चे ऐसा भी लिख देते हैं भाई, अगर उनको एलियस नहीं चेंज करना है, कॉलम हेडिंग बदलनी नहीं है, तो सिंपली वो लिख सकते हैं सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में डिस्टिंक्ट क्लास, कॉमा, काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये भी चलेगा अगर आप हेडिंग चेंज नहीं करना चाहते तो। नाउ 12th क्वेश्चन इज गिव 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। राइट एनी 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ योर चॉइस। मैंने यहाँ पर बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज आपके रेफरेंस के लिए दे दिया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि बस टोपोलॉजी की जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आई हैव रिटन सो मेनी। इट इज़ द इजीएस्ट नेटवर्क टोपोलॉजी फॉर कनेक्टिंग पेरिफेरल्स और कंप्यूटर इन लीनियर फैशन। इट वर्क्स वेरी एफिशिएंटली वेल व्हेन देयर इज ए स्मॉल नेटवर्क। स्मॉल नेटवर्क के लिए अच्छा है। लेंथ ऑफ केबल कम लगती है। ईजी टू कनेक्ट एंड रिमूव डिवाइसेस विदाउट अफेक्टिंग एनी अदर डिवाइस। वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, केबल की लेंथ कम है तो मेस स्टार की बजाय कॉस्ट इफेक्टिव है, कम कॉस्ट लगती है। इजी टू एक्सपैंड, इसमें एक्सपेंशन करना भी इजी है, दो ही केबल हैं उसके साथ आप जोड़ते चले जाइए, टर्मिनेटर लगाते जाइए। टर्मिनेटर लगता है इसमें दोनों एंड पर, बैकबोन के दोनों एंड पर। डिसएडवांटेज, अभी ये टोपोलॉजी ऑब्सलीट हो गई है, मोस्टली जो है ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। बस तो बहुत कम है, छोटे नेटवर्क के लिए ठीक था। बस टोपोलॉजी इज़ नॉट ग्रेट फॉर लार्ज नेटवर्क। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम डायग्नोसिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक सिस्टम डाउन होता है, सारा नेटवर्क डाउन हो जाता है, इसलिए ट्रबल शूटिंग जो है वो डिफ़िकल्ट है। नीड टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड एट बोथ एंड्स ऑफ द मेन केबल। बैकबोन के दोनों एंड पर टर्मिनेटर्स की ज़रूरत होती है। एडिशनल डिवाइसेस स्लो डाउन द नेटवर्क डाउन, यानी कि जो आप ज़्यादा एक्स्ट्रा डिवाइसेस आप जोड़ेंगे नेटवर्क पर, बैकबोन पर, तो आपका ये डाउन हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। मेन केबल डैमेज हो जाएगी, बैकबोन तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। पैकेट लॉस ज़्यादा होता है, इसमें कोलिजन हो जाता है। द नेटवर्किंग टोपोलॉजी इज़ वेरी स्लो एज़ कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजी। सो इसमें से आप दो दो ले लेना है, कोई भी इम्पॉर्टेंट जो आपको लगे, दो दो पॉइंट यहाँ से उठाना है। यस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिफोर गोइंग टू लास्ट क्वेश्चन, इसके लिए और ऑप्शन भी अवेलेबल है आपको 12th क्वेश्चन में। मैंने आपको कहा था इसमें इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी 4 मार्कर में। डिफाइन यूआरएल एंड डोमेन नेम, यहाँ पर दो की डेफिनेशन पूछी जा रही है। डेफिनेशन आप यहाँ से ले लीजिए। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इज़ ए यूनिक आइडेंटिफायर यूज टू लोकेट रिसोर्स ऑन द इंटरनेट।
किसी रिसोर्स पर पहुंचना है तो उसका रिसोर्स एड्रेस जो है वो यूआरएल होता है। फुल फॉर्म इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज अ वेब एड्रेस। URLs consist of multiple parts including the protocol and domain name that tells the web browser how and where to retrieve the resource। तो ये आपका HTTPS यहाँ लगा हुआ प्रोटोकॉल है, www प्रोटोकॉल लगी हुई है, ये डोमेन नेम है यहाँ से यहाँ तक, और ये उसकी लोकेशन है, आपका जो पेज है वेब पेज है, क्या पाथ है, पाथ के अंदर क्या फाइल नेम है, ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक लेकर के जो आपके एड्रेस बार में दिखता है व्हाइल ओपनिंग सम पेज ऑन द इंटरनेट, whatever you see in the address bar is complete URL of that page which is being opened in front of in the web browser। तो ये आपका URL कहलाता है। डोमेन नेम की बात करूं तो इसी में से अगर आप देखें तो इतना पोर्शन ये आपका techtarget.com ये आपको डोमेन नेम कहलाता है। कोई भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट को होस्ट करने के लिए किसी सर्वर पर आपको डोमेन नेम लेना पड़ता है, दैट इज़ यूनिक ऑल ओवर द ग्लोब। Domain name refers to your website address. A domain name is unique and cannot be shared between different sites. For example, techtarget.com, google.com and cbsc.nic.in. All these are domain names. यहाँ पर देखिए name the protocols for the following purpose. A part में to allow our web browser to communicate with web server. वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच में कम्युनिकेशन करता है कौन सा प्रोटोकॉल, HTTP। टू इंश्योर सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट ओवर द नेटवर्क, कौन सी प्रोटोकॉल इसके लिए होती है रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए होती है TCP/IP। आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। और भी तमाम प्रोटोकॉल्स हैं, सारी प्रोटोकॉल आप पढ़ करके जाइए, कोई भी प्रोटोकॉल पूछी जा सकती है, FTP, IMAP और आपका POP, HTTP, TCP/IP, ये सभी प्रोटोकॉल्स आप पढ़ करके जाइए अच्छी तरह से। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये आपका 13वां क्वेश्चन नेटवर्किंग से रिलेटेड आपके सामने आ चुका है। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। नारायण इंटरनेशनल स्कूल है सेटअप, थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ बेटा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, लंबी हो जाती है तो मज़ा नहीं आता, इतनी देर कौन बच्चा देखेगा, इसलिए मैं फास्ट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी इतनी लेंथ हो ही जाती है पूरा पेपर एक बार में सॉल्व करने में। नारायण इंटरनेशनल स्कूल हैज सेट अप इट्स न्यू स्कूल एट लखनऊ उत्तर प्रदेश एंड अनदर ब्रांच इन मुंबई। The school in Lucknow has planned to connect its admin department, account department, teachers resource room, school library together for instant communication of information। इसमें से आपको 4 पार्ट करना, मैंने 4-5 दे दिया है, खाली इसमें चॉइस मैंने दी है, आपको बोर्ड में चॉइस नहीं मिलेगी। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि बोर्ड में चॉइस आपको नहीं मिलेगी, 4 पार्ट के लिए आपको ये दे रहा हूँ करने के लिए। इसमें मैंने 5 पार्ट दे दिया है, 4 पार्ट आपको करना है। ये आपका नारायण स्कूल है, इसमें एडमिन डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स है, टीचर्स रिसोर्स रूम है, लाइब्रेरी है, इन्हें कनेक्ट करना है। एक मुंबई ब्रांच है दूर यहाँ से लगभग 1300 किलोमीटर 1400 किलोमीटर, उसे भी इस स्कूल की ब्रांच के साथ कनेक्ट करना है। तो ये डिस्टेंसेस दी गई हैं। एडमिन टू अकाउंट्स 40 मीटर की डिस्टेंस है, एडमिन से लेके अकाउंट तक 40 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक रिसोर्स रूम तक 100 मीटर है, और एडमिन से लाइब्रेरी 120 मीटर है, और अकाउंट से टीचर रिसोर्स रूम ये आपका 170 मीटर है, और टीचर रिसोर्स रूम से लाइब्रेरी जो है 150 मीटर है, लाइब्रेरी से अकाउंट्स डिपार्टमेंट यहाँ से ये जो है 200 मीटर है, लखनऊ से मुंबई ब्रांच 1400 किलोमीटर है। तो ये डिस्टेंसेस दी गई हैं। डिस्टेंस में ये देखना होता है हमें कि सबसे कम केबल लेंथ अगर इनको कनेक्ट किया जाए तो सबसे कम केबल लेंथ किस में लगेगी, ये आपको ध्यान दे करके कनेक्शन करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान होना चाहिए। एडमिन डिपार्टमेंट में 40 कंप्यूटर लगने हैं, अकाउंट्स में 25 लगने, टीचर्स रिसोर्स रूम में 12 लगने हैं, और लाइब्रेरी में 8 कंप्यूटर्स लगने हैं। Suggest and draw the cable layout to efficiently connect various departments of the school within the Lucknow school branch and connecting the digital devices. Also show the connection between Lucknow and Mumbai branch. तो मैं इसको कैसे कनेक्ट करूँगा, मैं इस तरह से कनेक्ट करूँगा। एडमिन से अकाउंट्स 40 मीटर है, यहाँ से ये आपका कितना मीटर है, 100 मीटर है, और ये 120 मीटर है। तो सारा आप लगा करके देखेंगे कनेक्शन, या तो आप बस पैटर्न में कनेक्ट कीजिए, 40 मीटर ये ले लेगा। अकाउंट से टीचर्स रिसोर्स रूम अगर आप कनेक्ट करते हैं, अकाउंट से टीचर 170 मीटर यहीं ले ले रहा है, तो केबल ज़्यादा लंबी हो जा रही है। टीचर से यहाँ से टीचर्स रिसोर्स रूम से लाइब्रेरी अगर आप कनेक्ट करते हैं 170 मीटर 150 मीटर की डिस्टेंस हो जाती है। तो
आपका जो बेस्ट लेआउट होगा यही होगा, आप करके देख लीजिएगा केबल का अंदाज़ा कि केबल किस में लीस्ट लगेगी। ये 40 मीटर हो गई, ये आपकी 100 मीटर हो गई, ये 120 मीटर हो गई। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट लेआउट। और ये एडमिन डिपार्टमेंट को सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पर यानी कि इस नारायण स्कूल लखनऊ को हमने जो है मुंबई ब्रांच के थ्रू ऐसे सैटेलाइट से कनेक्ट कर दिया, राइट। तो ये आपका एग्जैक्ट लेआउट है मेरे हिसाब से, और यही आपको बनाना होगा। लेआउट आप साफ साफ बनाइएगा, और हो सके तो ये जो लाइनें पड़ी हुई हैं इसके ऊपर 40 मीटर लिख दो, इसके ऊपर 100 मीटर लिख दो, इसके ऊपर 120 मीटर लिख दो, दैट्स बेटर। और इसको भी आप ऐसे एक आर्क बना करके उसके ऊपर लिख दो 1400 किलोमीटर। So that's better idea to show the layout, and it again gives the impression to the examiner that the things have been connected and made by the student in very good pattern. So thereby you can get full marks in this question. आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन। ठीक है, अगर आपको रिपीटर लगाना है तो रिपीटर कहाँ लगाएंगे बेटा? जब 70-80 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाए, जैसे एडमिन और टीचर रिसोर्स रूम के बीच में एक रिपीटर लगाना पड़ेगा, एडमिन और लाइब्रेरी के बीच में आपको एक रिपीटर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ आपको लोकल ऑफिस में तो 2 रिपीटर की ज़रूरत पड़ेगी, एडमिन और टीचर रिसोर्स रूम के, एडमिन और लाइब्रेरी के बीच में। तो यहाँ पर मैंने ये मेंशन कर दिया है 70-80 मीटर। कई बार कई लोग जो है लिखते हैं 100 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो तो हम लोगों को रिपीटर लगाना चाहिए। कई बुक्स जो है ये मेंशन करती हैं 70-80 मीटर डिस्टेंस से ज़्यादा हो तो हम लोग जो है रिपीटर लगा सकते हैं। ठीक है, तो एडमिन और लाइब्रेरी के बीच में एक रिपीटर लगेगा, और एक एडमिन और टीचर रिसोर्स रूम के बीच में एक रिपीटर लगा दीजिए। रिपीटर क्या करता है? सिग्नल को बूस्टअप करता है, रीजनरेट करता है। आपको पता होगा रिपीटर का फंक्शन पढ़ लेना। गेटवे और ये सभी जो भी डिवाइसेस हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस, उनका सभी का आपको फंक्शन पढ़ के जाना है। राइट, स्विच क्या है, हब क्या है, गेटवे क्या है, और स्विच और हब में डिफरेंस क्या है, हब को इंटेलिजेंट स्विच क्यों कहा जाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आइए हम लोग करते हैं कि स्विच और हब कहाँ लगेगा। सभी को ये कॉमन आंसर है, मैं पहले अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि स्विच और हब जो है हर डिपार्टमेंट में, हर बिल्डिंग में, हर डिपार्टमेंट में लगाना पड़ता है जहाँ पर आपको मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं। देखिए एडमिन डिपार्टमेंट में भी, अकाउंट में भी, टीचर रिसोर्स रूम में भी और लाइब्रेरी में ये मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं। तो मल्टीपल कंप्यूटर्स, आपके एक कंप्यूटर से मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए तो कोई स्लॉट ऐसे हैं नहीं कि 40 स्लॉट हो वहाँ से कनेक्ट कर दो, जब तक कि आप हब और स्विच का इस्तेमाल ना करो। हब और स्विच में जो है नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं, 32 स्लॉट का होगा तो 64 स्लॉट का होगा, या 128 स्लॉट का हो, तो उससे मल्टीपल कंप्यूटर्स आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो हब एंड स्विच आर रिक्वायर्ड इन ईच डिपार्टमेंट वेयर मल्टीपल कंप्यूटर्स आर टू बी कनेक्टेड। अब सी पार्ट में मैंने 2 क्वेश्चन दे दिया, हालांकि यहाँ पर एक ही क्वेश्चन होना चाहिए था। व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क, पैन लैन वैन में से मैन भी लिख सकते हो, इसमें से कौन सा नेटवर्क लखनऊ ब्रांच के सभी लखनऊ से और मुंबई तक की ब्रांच को कनेक्ट करने के लिए कौन सा नेटवर्क बन रहा है? ऑब्वियसली वैन बन रहा है इसका, है ना, वाइडर एरिया नेटवर्क, और डिस्टेंस ज़्यादा है पहले का। व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क इज बीइंग फॉर्म्ड इन कनेक्टिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ लखनऊ ब्रांच? ऑब्वियसली उसे लैन कहेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। किसी कैंपस में, किसी बिल्डिंग में, किसी रूम में, फ्लोर टू फ्लोर अगर आपको कनेक्टिविटी करनी है, नेटवर्किंग करनी है, तो दैट इज़ टाइप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। एक सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरे स्टेट कंट्री में, और ऑल ओवर द ग्लोब कनेक्शन देना है तो आपको वैन मतलब फॉर्मेशन होगी, वाइडर एरिया नेटवर्क इट इज कॉल्ड एज। नाउ डी पार्ट में विच फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम शुड बी प्रेफरेबली यूज टू कनेक्ट लखनऊ ब्रांच एंड मुंबई ब्रांच ऑफ द स्कूल? ऑब्वियसली अगर आप लखनऊ को मुंबई से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है? इसमें ज़रूरत है आपको सैटेलाइट की ज़रूरत है। फास्टेस्ट कम्युनिकेशन माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू आप लखनऊ ब्रांच को और मुंबई ब्रांच को कनेक्ट कर सकते हैं। तो और आपका जो लखनऊ ब्रांच के अंदर
जो भी डिपार्टमेंट्स आप कनेक्ट कर रहे हैं उसको कौन सा इकोनॉमिकल वायर्ड मीडिया आप यूज़ करेंगे। ये तो वायरलेस मीडिया हो गया, सैटेलाइट। ये आपका ईथरनेट केबल होना चाहिए, सेकंड का आंसर। ठीक है, विद इन द लखनऊ ब्रांच ऑल डिपार्टमेंट्स विल बी कनेक्टेड थ्रू ईथरनेट केबल, राइट, एंड इट इज इकोनॉमिकल वायर्ड मीडिया, नॉट वायरलेस। Last but not least, suggest the department where server is to be installed in Lucknow branch. लखनऊ ब्रांच में सर्वर कहाँ लगाओगे आप, किस बिल्डिंग में? ऑब्वियसली 80-20 के रूल के हिसाब से 80-20 थंब रूल कहता है कि जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर हो वहीं पर हम लोगों को सर्वर हाउस करना चाहिए, सर्वर इंस्टॉल करना चाहिए। तो हमारे लिए मोस्ट सुटेबल डिपार्टमेंट टू हाउस द सर्वर इज एडमिन डिपार्टमेंट, क्योंकि एडमिन डिपार्टमेंट में आपने देखा है कितने कंप्यूटर लगे हुए हैं। एडमिन डिपार्टमेंट में 40 कंप्यूटर लगे हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। और ये स्टार नेटवर्क बना भी रहा है तो सारा ट्रैफिक यहाँ से होकर के गुजरेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका एडमिन डिपार्टमेंट में सर्वर लगाना चाहिए। तो हम यहाँ पर आपका ये पेपर समाप्त हो जाता है। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो with maximum of your friends so that they can also download the question paper as well as solution। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है बेटा। और अगर आप इसे लाइक और शेयर करते हैं तो थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है कि हम जो है नई वीडियो लेकर के आपके लिए, नया पेपर लेकर के आपके लिए आपके सामने आए। तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। कीप ऑन वाचिंग। कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा इस पेपर का, वहाँ से आप विद सॉल्यूशन इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका पार्ट वाइज जो है टर्म 2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये है। और ये टर्म 2 का डिस्ट्रीब्यूशन है डाटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में आपका स्टैक एंड वो स्टैक वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, टोटल ये टर्म 1 के लिए था 35। टर्म 2 में यहाँ पर आपको 20 नंबर और 5 नंबर और 10 नंबर, 10 नंबर कंप्यूटर नेटवर्क से मिल रहे हैं। 5 नंबर आपको वो पुश और पॉप जो मैंने बताया स्टैक वाला चैप्टर से है, और 20 नंबर का ये, और ये टोटल 35 है। ये तो पहले का था आपका टर्म 1 का। तो इस तरह से आपने ये कंप्लीट कर लिया है पेपर। और आपने चैनल पर इतना टाइम दिया और पेशेंसली आपने सुना, सॉल्यूशन देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश के साथ। और टिल देन गुड बाय। कीप ऑन वाचिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो with your friends also. Stay healthy and happy. Thank you very much.